और सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। जो आतंकियों ने श्रीनगर के नौगाम इलाके में अंजाम दिया, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब कल पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की बैठक होनी है और इस बातचीत के लिए आज कश्मीरी नेताओं का दल दिल्ली आ रहा है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। सीसीटीवी की ये तस्वीर है उस आतंकी हमले की जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार शहीद हो गए। कल रात 8 बजे इंस्पेक्टर डार पर हमला उस वक्त हुआ जब वो श्रीनगर के नौगाम स्थित कानीपुरा मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे थे। हमले का सीसीटीवी वीडियो देखिए। परवेज अहमद डार बगैर किसी अंदेशे के मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं, तभी दो तरफ से दो आतंकी उनके पीछे दौड़ता है और पिस्तौल से गोलियां चलाने लगता है। गोली लगते ही डार मुंह के बल गिर पड़े। सूत्रों के मुताबिक डार को 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत पास के SHMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गोलियों का घाव इतना गहरा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डार अपने पीछे पत्नी के साथ 13 साल की बेटी और 10 साल के बेटे को छोड़ गए। हमलावरों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF ने ली है। हमलावरों की तलाश में इलाके को घेरकर देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इस मामले में पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर पर कल हुए आतंकी हमले ने इसी साल फरवरी में श्रीनगर के व्यस्त बारजुल्ला इलाके में पुलिस कर्मियों पर हुए आतंकी हमले की खौफनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। तब 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। आतंकी दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए थे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब केंद्र सरकार और कश्मीरी नेताओं के बीच कल अहम बातचीत होनी है। आज नौगाम में जिस तरह से CID इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई, यहां से एक बात तो पता लगती है कि पाकिस्तान जैसा देश कभी भी कश्मीर में शांति नहीं चाहता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा अभी भी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करती है, अभी भी पाकिस्तान को इस डायलॉग में इन्वॉल्व करने की बात करती है। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा कम से कम और किसी के लिए नहीं तो आज उस CID इंस्पेक्टर की फैमिली के लिए आपके मन में थोड़ी सी दया होनी चाहिए। तो क्या ये हमला कश्मीर पर होने वाली बातचीत से पहले माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश है? जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू में पाकिस्तानी तस्करों के नेटवर्क पर BSF ने आघात किया है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 27 किलो हेरोइन की भारी खेप बरामद की गई है। BSF के जवानों ने कठुआ में एक स्मगलर को भी मार गिराया। स्मगलर की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है? बिल्कुल नेहा, मैं बता दूं कि आज जो सुबह जो है जो मुस्तैद वहां पर BSF के जवान हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में, उन्होंने वहां पर कुछ जो है हलचल महसूस की और बाद में उन्होंने देखा कि कुछ वहां पर जो ये तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो देखे गए। उनको पहले चेतावनी दी गई रोकने के लिए, लेकिन जब वो नहीं रुके तो BSF ने उन पर फायर किया और उसमें से जो है एक जो है स्मगलर जो है वो मारा गया। वो पाकिस्तानी है और साफ तौर पर अब BSF ने कहा है कि ये जो स्मगलर्स है ये जो है ड्रग्स की खेप जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंकने वाले थे। तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है एक तरफ से आतंकियों को भी जो है भारत में भेज रहा है और दूसरी तरफ से ड्रग्स की तस्करी भी कर रहा है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि पाकिस्तान जो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता है कि वो भारत के साथ शांति चाहता है, दूसरी तरफ वो भारत में जो है आतंकी भेज रहा है और ड्रग्स को भी बढ़ावा दे रहा है और ड्रग्स की खेती भी भेज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी का। बात अब बाढ़ की करेंगे। बिहार से लेकर यूपी तक कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा नदी में उफान से दियरा इलाके का संपर्क पटना शहर से कट गया है। पीपा पुल बंद होने ने दियरा के लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ ये लोग कोई स्टंट नहीं कर रहे, बल्कि ये इनकी मजबूरी है। सड़कों पर हवा से बातें करने वाली बाइक अब नाव के सहारे चलने लगी है। ये बिहार की राजधानी पटना के नासरीगंज घाट की तस्वीर है। गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर से पीपा पुल बंद हो गया है।
दियारा के कई गांव का संपर्क पटना से टूट गया है। नाव ही इकलौता सहारा रह गया है। नासरीगंज घाट पर पटना से दियारा इलाके को जोड़ने के लिए बड़े बड़े निजी नाव का आवागमन जारी है। नाव का सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए या फिर अपने घरों से इस तरफ आने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब नाव का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। और पीपा पुल जो बंद हो गया है उसकी वजह से अब नाव पे ही जो है वो लोग मोटरसाइकिल हो या फिर 4 चक्का वाहन हो उस पर बैठ के आना जाना किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से भी आना जाना करेंगे? पानी भर गया है तो क्या करेंगे, यही हम लोग के साधन है। तो पीपा पुल क्या बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया। ये लगता नहीं बहुत रिस्की भी मामला है इस तरीके से नाव पे आप लोग जो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं? रिक्सी तो है, मजबूरी है फिर भी। कब तक, मतलब कितने महीने तक आप लोग इसी तरीके से आना जाना करेंगे? 4 महीना सर। मॉनसून के दिनों में दियारा इलाके का हर साल यही हाल होता है। बाढ़ का पानी बढ़ते ही आसपास के इलाकों से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में राशन पानी की सप्लाई भी नावों के सहारे ही होती है। दियारा इलाके में जिन लोगों के छोटे छोटे दुकान हैं, वो पटना से नाव के सहारे बिस्कुट, नमक, तेल और साबुन जैसी बुनियादी जरूरतों की चीजें ले जा रहे हैं, ताकि जब 3-4 महीने दियारा का संपर्क पटना से कटा रहेगा तो उस दौरान वहां के स्थानीय लोगों को खाने पीने के लिए दिक्कत न हो। इस नाव पे आप देखें किस तरीके से भर भर के जो है बिस्कुट ले जाया जा रहा है, नमक ले जाया जा रहा है, यानी कि रोजमर्रा की चीजें जो बेहद जरूरी है वो पहुंचाया जा रहा है दियारा के इलाकों में, ताकि जब वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, वैसी स्थिति में लोग जो हैं ये जो स्टॉक बनाया जा रहा है उसका जो है फायदा उनको पहुंचेगा। अभी बाढ़ बढ़ने के पुल खुलने के कारण तो सर लेके जाना पड़ेगा, दुकान है तो बंद तो कर नहीं सकते उसको, तो इसी कारण से लेके जाना पड़ता है। तो 4 महीना ही तो दिक्कत रहवे करता है, हर एक साल 4-5 महीना ही लेके जाना पड़ता है। पुल ना होने के कारण ये समस्या झेलना पड़ता है, पीपा पुल होने के कारण। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन दिनों ये नाव लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है। कहते हैं मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, लेकिन जिंदगी थमती नहीं। नाव के सहारे ही सही, गंगा के सैलाब से जंग जारी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब बिहार से आपको लिए चलते हैं यूपी, क्योंकि यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। नदी का पानी जिले के कई गांव में घुस गया है। वहां लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। ग्रामीणों की शिकायत यह है कि उन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही। ये शारदा नदी का उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो रही हैं। हर सांस सांसत में है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर बरपना शुरू हो गया है और आज तक की टीम आ पहुंची है उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। हम आए हैं लखीमपुर के मीलपुरवा गांव में और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हम इस गांव के अब अंदर जा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरह से बाढ़ का कहर है। और लोग देखिए आप किस तरह से मेरे पीछे आ रहे हैं, ये अपने गांव से चलकर आ रहे हैं। इनका गांव इस नदी के बीचों बीच था और वहां से मजबूर हैं पलायन करने को लेकर। जब हम लखीमपुर के मंगलीपुरवा गांव पहुंचे तो वहां का मंजर भयावह था। पूरी बस्ती में पानी ही पानी। ग्रामीणों के लिए सूखी जमीन की तलाश मुश्किल हो चुकी है। हम आप पहुंचे हैं इस वक्त मंगलीपुरवा गांव में और मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ये तस्वीरें। मैं जहां खड़ा हूं वो 2 फीट तक, यहाँ पर 2 फीट तक पानी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे यहाँ पर देखेंगे इस गांव के अलावा यहाँ पर 5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। लोग बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। हमेशा की तरह इनकी शिकायत है कि संकट के बीच प्रशासन ने बेसहारा छोड़ दिया है।
कोई ना मदद कोई नहीं करे आवत, खाली वोट मांगे आवत है, मदद कोई ना करे आवत है। मांगने आ जाते हैं सब, वोट मांगे आवत है, मदद कोई ना करे आवत है। चाहे बूढ़ो चाहे उतराओ चाहे मर जाओ, यहाँ कोई नहीं आवत, कुछ नहीं आवा, कुछ नहीं आवा, कोई नहीं आता यहाँ, यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा, नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। कुछ बोला गया था राशन वगैरह की भी मदद हो रही है आप लोग? कुछ नहीं हो रहा है, खाए जाते यहाँ, कुछ नहीं अध बीच में सब खाए जाते, यहाँ कुछ नहीं आवत। अध बीच मतलब वही सब रह जाती है, वह लोगों के पास शिकायतों का पुलिंदा है, लेकिन प्रशासन के पास इन शिकायतों का रेडीमेड जवाब है। जो लोगों को परिवार सहित विस्थापित हुए हैं उन लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और जहां पर परिवार सहित विस्थापित नहीं हुए वो अपने घरों में रह रहे हैं, वहां पर अभी राशन की जरूरत नहीं। फिर भी यदि आपने कहा है तो एक बार मैं वहां पर जांच करवा लेता हूं, यदि जरूरत होगी तो उनको जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। शारदा और घाघरा नदी से लखीमपुर जिले में हर साल बर्बादी आती है। अभी बरसात का लंबा दौर बाकी है, ऐसे में जरूरी है कि अभी से चाक चौबंद। आज तक ने आपको बताया किस तरह से लखीमपुर खीरी का हाल, किस तरह से बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। थ्रू आउट जर्नी कुछ लोगों को दवाई के लिए बाहर निकलना पड़ा, कुछ लोगों को राशन के लिए निकलना पड़ा, और हम मजबूर हैं इस नाव से इस गांव में अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी अभिषेक के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक के लिए। बाढ़ की आफत पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में भी है। भारी बारिश से झूमी नदी में उफान है, जिससे घाटल शहर में पानी घुस गया। हालात ऐसे हैं कि लोग बाजार में छोटी नाव लेकर चल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीर है, जहां पर सड़क कहां है, नदी कहां है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग नाव से सफर करने को मजबूर हैं। झूमी नदी में उफान की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। शहर के अंदर तक पानी घुस चुका है, सड़क पर पानी है, दुकानों के अंदर पानी है और घरों तक भी पानी पहुंच चुका है। ऐसे में पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है। बात अब यूपी की सियासत की करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीजेपी में अभी से रणनीति तैयार होने लगी है। कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी निवास पर इसे लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। इन दोनों नेताओं के साथ बैठक में यूपी के शीर्ष बीजेपी नेताओं के अलावा आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक जिला पंचायत चुनाव या फिर अगले साल के विधानसभा चुनाव पर कोई चर्चा नहीं की गई। बैठक के बाद निकले तमाम नेताओं ने दावा किया कि 2017 का नतीजा 2022 में भी दोहराया जाएगा। नहीं, बैठक में 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। कि आप भी प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, आपने भी क्या कुछ अपनी ओर से अपडेट दिया, जो रिपोर्ट कार्ड था या फिर अपने सुझाव? अभी हमारे कोई सुझाव नहीं है। क्या निर्देश मिले? कुछ निर्देश दिए गए। सब लोग मिलकर काम करो, क्षेत्र में जाओ। बहुत अच्छे तरीके से पूरी चर्चा हुई है और 2022 कैसे पंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीते इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, उसकी रणनीति बना रहे हैं और भारी मेजॉरिटी से हम फिर दोबारा सत्ता के भीतर लौटेंगे। वहीं यूपी की सियासत में बीजेपी के चेहरे को लेकर बीच बीच में अटकलें उठती रहती हैं। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इन अटकलों पर विराम तो लगा दिया, लेकिन अरुण सिंह ने कहा कि यूपी में योगी ही रहेंगे बीजेपी का चेहरा। देखिए, कुल मिलाकर के ये मीडिया के अटकले हैं और कुछ धरातल पे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। He will not be replaced before the next election. I said he is our chief minister, he will remain chief minister. और अब बात कोरोना के उस खतरे की जो सिर उठा रहा है। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। इसका मतलब ये कि सरकार की नजर में डेल्टा प्लस से चिंतित होने की जरूरत है। दरअसल डेल्टा प्लस कोरोना वायरस के उस डेल्टा रूप का ही नया प्रकार है जिसने दूसरी लहर के रूप में भारी तबाही मचाई थी। मार्च 2021 के बाद दूसरी लहर में अब तक 2,40,000 लोगों की जान गई है।
पूरे देश में अब तक डेल्टा प्लस के 31 केस पाए गए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21 मरीजों की पहचान हुई है। मध्य प्रदेश में 5, केरल में 3 और कर्नाटक में 2 केसेस पाए गए हैं। डेल्टा प्लस को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल में भी कंसर्न है। बाइडेन प्रशासन के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने डेल्टा प्लस को बड़ा खतरा बताया, तो इजराइल के पीएम ने भी इस पर चिंता का इजहार किया। Similar to the situation in the UK, the Delta variant is currently the greatest threat in the US to our attempt to eliminate COVID-19. Good news. Our vaccines are effective against the Delta variant. Conclusion, we have the tools, so let's use them and crush the outbreak. זן הדלתא, שלפעמים קוראים לזה הזן ההודי, הזן הדלתא כרגע מתפשט באופן מואץ ברחבי העולם, בהרבה מאוד מדינות, עם קצב הדבקה הרבה יותר גבוה ממה שהכרנו. זאת אומרת, משהו שם מדבק בערך 50% יותר, ולצערי אנחנו רואים גם תחילת התפשטות בתוך מדינת ישראל. रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।